भावुक भी हो रहा है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन कुछ जो मन को सुकून देता हो, जब लगता हो कि बहुत भीड़ हो गई है, बहुत मन अशांत है, तो क्या करते हैं? चुनाव प्रचार अभी जोरों शोरों से तो शुरू होगा नॉमिनेशन के बाद। मुझे रीडिंग और म्यूज़िक और उसमें भी गज़ल या पुराने ओल्ड टाइम के सॉन्ग्स वो अच्छे लगते हैं। नमस्कार, न्यूज़ 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा और आज एक बेहद ही खास कार्यक्रम हम कर रहे हैं जिसका नाम है नाश्ते पर नेताजी। नाम से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि डाइनिंग टेबल पर आज हमारे साथ एक नेता मौजूद है, लेकिन आज खास मौका है। खास इसलिए है क्योंकि लोकसभा चुनाव है और इस चुनाव के दौरान बहुत सारे उम्मीदवार लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मेरे साथ एक खास नेत्री है। इन्हें नेता ना कहकर नेत्री इसलिए कहा क्योंकि बहुत समय से वो राजनीति में जुड़ी हुई हैं और इस बार उन्हें लोकसभा के लिए प्रत्याशी बनाया है बीजेपी ने। जी हाँ, हमारे साथ है पश्चिमी दिल्ली से उम्मीदवार कमलजीत सहरावत। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। और जैसा कि अभी हाल फिलहाल में हम लगातार देख रहे हैं कि राजनीतिक चर्चाएं हो रही हैं, तमाम नेता राजनीति की बातें कर रहे हैं, बहुत सारी छीटाकशी भी हो रही है, लेकिन लोग ये भी जानना चाहते हैं कि नेताओं के जीवन में क्या चल रहा है, खास करके उनकी निजी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। उसमें दिलचस्पी आपकी इस वक्त और ज़्यादा होगी और इसीलिए हम कमलजीत सहरावत जी के घर पर मौजूद हैं और डाइनिंग टेबल आप देख सकते हैं कि यहाँ सजा हुआ है। सुबह का वक्त है तो हमने सोचा कि सुबह सुबह इनके घर पहुँचें और जानें कि किस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है। ना चुनाव प्रचार अभी जोरों शोरों से तो शुरू होगा नॉमिनेशन के बाद, लेकिन ये अच्छा है कि नॉमिनेशन समय पर हो गया तो नीचे तक पहुंचना काफ़ी ठीक हो रहा है। अगर मान लीजिए लास्ट टाइम पे अगर टिकट डिक्लेयर होता है तो नीचे तक नहीं पहुंच पाते हैं, समय की कमी है, लोकसभा का चुनाव बड़ा होता है। तो ये अपना सौभाग्य ही कहूँगी कि हम नीचे तक पहुँचने का RW तक कार्यकर्ताओं में जो बूथ स्तर के हमारे कार्यकर्ता हैं, NGOs हैं, जो रेजिडेंट हैं, उनसे लगातार मिलना हो रहा है। तो इससे इलाके को भी कॉन्फिडेंस आ रहा है, अपने नेता को पहले जान रहे हैं और हमें भी लगता है कि जब अपनी जो क्षेत्र के लोग हैं उनसे मिलकर हमें भी जब आशीर्वाद मिलता है तो आत्मविश्वास बढ़ता है। ज़ाहिर तौर पर चूँकि राजनीति से आप काफ़ी लंबे समय से जुड़ी हुई हैं और एक तरीके से कहें तो ज़मीनी स्तर से उठते हुए आपको अब सांसदी का टिकट मिला है, लेकिन आज राजनीति से हटकर मैं सवाल करूं तो कितना टफ होता है एक महिला के लिए राजनीति में उतरना, काम करना, शीर्ष पे पहुंचना और घर को बैलेंस करना? आपने जो सवाल किया उसमें महिला की प्राथमिक जिम्मेवारी परिवार के लिए है। परिवार की बहुत प्राथमिकताएं हैं जो महिला के एक ये कहें कि थोपी और नहीं, वो होती हैं, हम परिवार की सदस्य होती हैं और मैं कहूँ कि घर की ग्रेविटी सेंटर होती है महिला, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा होती है, लेकिन जब परिवार का सपोर्ट मिलता है, वो भी आपको समझते हैं, तो वो राजनीति भी एक परिवार बन जाती है। और जो भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग हैं वो भी एक परिवार है। तो शुरू में थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा होती है, लेकिन धीरे धीरे वो दोनों परिवार हो जाते हैं और दोनों परिवार एक दूसरे को समझते भी हैं। तो घर के लोगों को भी जब उनका समय कटता है तो ऐसा नहीं लगता, उन्हें लगता है कि वो भी तो फैमिली है। और भाजपा परिवार को भी कई बार घर में समय देना पड़ जाए तो उन्हें भी लगता है परिवार है। तो धीरे धीरे चलते चलते दोनों परिवार एक हो जाते हैं, लेकिन शुरू में थोड़ा सा महिलाओं को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। चूँकि हम डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं तो मैं चाहूँगी कि इसके बारे में भी आपसे सवाल करूँ कि जब सुबह की शुरुआत होती है तो किस तरीके से आपकी होती है, किस तरीके से खान पान रहता है, क्योंकि गर्मी भी बढ़ गई है और ऐसे में अगर थोड़ा सा भी आप इधर उधर का खाना खा लें तो तबीयत ख़राब हो जाती है। तो कैसे कर रही हैं मैनेज, और वैसे आपको पसंद क्या है सुबह सुबह भोजन करना? खाने में बहुत ज़्यादा फूडी नहीं, लिमिटेड सा ही खाते हैं, 2 टाइम ही खाते हैं। मेरा ब्रेकफास्ट की आदत नहीं है तो मैं सीधा ब्रंच और डिनर यही दोनों चीज़ें करती हूँ। अब क्योंकि जल्दी निकलना होता है और ब्रंच का टाइम नहीं होता है, ब्रंच का टाइम 11-12 बजे के बीच में होता है, निकलना 8 बजे पड़ता है। तो इसलिए अपना खाना बनवा के जो भी सिंपल होता है, कभी सैंडविच बनवा लिए, कभी चिला बनवा लिया और साथ में ORS का पैकेट रख लिया
और साथ में नारियल पानी, क्योंकि आपको पानी लिक्विड पे बहुत रहना पड़ता है, बोलना बहुत होता है और मेहनत होती है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें गाड़ी में रहती हैं। तो जब जैसी आवश्यकता होती है उसको ले लेते हैं। बहुत इच्छा पहले भी नहीं होती और अब तो थोड़ा अवॉइड करना भी पड़ता है, तो खाने पे तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। अच्छा, तो फूडी नहीं है तो कुकिंग का शौक है कि कुकिंग किया, अपने घर में बच्चों को खिलाया? कुकिंग का शौक मुझे ज़रूर है, और क्योंकि कुकिंग में बच्चों के बहुत आइटम तो नहीं बना पाती हूँ, आजकल बहुत है, लेकिन जैसे केक हो गया, इस तरह के आइटम जो मुझे लगता है कि इजीली मैं मतलब बना सकती हूँ, अच्छे भी बन जाते हैं। अच्छा। तो घर के खाना रूटीन खाने के साथ दाल चावल सब्जी तो बना ही लेते हैं सब्जी, लेकिन मैं चाइनीज़ जैसे नहीं बना पाती हूँ। मैं खाती भी नहीं हूँ तो मैं बना भी नहीं पाती हूँ। बच्चों को वो पसंद होगा? बच्चों को पसंद है। तो बर्गर लेकिन हम लोग जैसे घर में बना लेते हैं, ब्रशेटा वगैरह ये सब घर में बना लेती हूँ, जो एक सिंपल फूड है जो घर में इजीली बन जाए, और ज़्यादा मसाले हमारे घर में खाते भी नहीं हैं, सिंपल ही खाना खाते हैं। तो इतना बच्चों की जब पसंद होती है तो फिर, और कुछ कोविड टाइम ने भी सबको कुक बना दिया था जी, वो भी एक प्लस पॉइंट है कि तब से कुकिंग में और ज़्यादा थोड़ा बढ़ गया। अच्छा, अगर मैं आपकी हॉबीज़ की बात करें, आपको क्या पसंद है? मतलब कुकिंग के बारे में तो आपने बताया कि चलिए समय के साथ और हालातों ने आपको कुकिंग करना सिखा दिया और बेहतर तरीके से, लेकिन अगर हॉबीज़ की बात करूँ तो आपके कुछ शौक़ भी होंगे। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन कुछ जो मन को सुकून देता हो, जब लगता हो कि बहुत भीड़ हो गई है, बहुत मन अशांत है, तो क्या करती हैं? मुझे रीडिंग और म्यूज़िक, और उसमें भी गज़ल या पुराने ओल्ड टाइम के सॉन्ग्स वो अच्छे लगते हैं। वो हमें एनर्जी देते हैं कि हमारे टाइम पे हमने उनको सुना है। तो गज़ल है, ओल्ड टाइम के सॉन्ग्स हैं या रीडिंग, तो मुझे ये तीनों अच्छे लगते हैं। तो जब भी समय होता है, मैं बहुत टेंशन में होती हूँ, तो मैं उन्हीं को सुन लेती हूँ। पढ़ना पॉसिबल नहीं होता, पढ़ती हूँ तो तब वो जब थोड़ा लग्जरी टाइम मिल जाता है, मतलब थोड़ा सा मूड भी ठीक है, प्रेशर नहीं है तो पढ़ लिया। और जिस टाइम प्रेशर है, आप गाड़ी में चल रहे हैं, एक्सट्रीम हो रहा है, तो आप 2 सॉन्ग्स अच्छे सुन लें तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। कौन से गायक पसंद हैं आपको? किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, जगजीत सिंह, ये वो लोग हैं, पंकज उधास, जो रियल लाइफ की चीज़ों को टच करते हैं, और उनके सॉन्ग्स लाइफ के ऊपर थे, रिलेशंस के ऊपर थे, तो इसलिए वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। आपको लगता है आजकल की जो संगीत है और जिस तरीके का म्यूज़िक और जिस तरीके की आवाज़ है, वो अब वो बात नहीं है जो जिसका जिक्र आपने किया, उन लोगों में जो बात थी? देखिए, मुझे तो लगता है, लेकिन मैं जब नई जनरेशन को देखती हूँ तो उनको रैप और ये सब अच्छा लगता है। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि जब भी किसी हम फंक्शन में जाते हैं तो ऑर्केस्ट्रा पे जो बज रहा होता है, एट लास्ट में वो ओल्ड सॉन्ग्स की न्यू वर्जन पे आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये कहना चाहिए कि जो लाइफ स्किल्स या लाइफ के जो टच करती है ना, वो तो ओल्ड म्यूज़िक है, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको नया म्यूज़िक कई बार अच्छा है भी। अब जैसे केसरिया के गाने हैं, मतलब कितने एनर्जेटिक हैं, और इस तरह के जो सॉन्ग्स हैं जो डेडिकेटेड टू सोसाइटी, डेडिकेटेड टू कंट्री हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। तो हमें, क्योंकि आदत पुरानों की है तो ज़्यादा लगता है, लेकिन नए भी अच्छे हैं। अब अपनी अपनी पसंद है, नए बच्चों को तो। इसी से जोड़ के मैं सवाल भी करूंगी, इस बीच डाइनिंग टेबल पर बहुत सारी चीज़ें परोसी गई हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा हम लोग शुरुआत भी करते हैं और गपशप भी करते हैं, क्योंकि आपने जी थोड़ी सी मैं ले लूँगी। और फ्रूट्स भी इस गर्मियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाते हैं, क्योंकि आपके शरीर में ये पानी बनाए रखता है। जी, तो आपने जैसे गानों की बात की कि नए गाने और पुराने गानों में क्या फ़र्क है और किस तरीके से युवा वर्ग इसको देख रहा है, तो मैं यहाँ पर ये भी समझना चाहूँगी कि राजनीति में नए और पुरानों को जोड़ पाना कितना कठिन हो जाता है, क्योंकि दोनों विचारधाराएं बिल्कुल अलग हैं और ये बड़ी चुनौती भी होती है। देखिए, विचारधारा तो अलग नहीं है, वर्किंग स्टाइल अलग है। क्योंकि जो हमारे टाइम पर थे, उन्हें उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था, फेसबुक नहीं था, तो मैं अगर आप कहो आइडियोलॉजी, तो आइडियोलॉजी सेम है, काम भी आखिर में राजनीति पे ग्राउंड पर ही करना पड़ता है। लेकिन फ़र्क क्या आ गया कि नए जो पॉलिटिशियंस हैं
उनको सोशल मीडिया को भी खुद को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। आइडियोलॉजी में या काम करने के स्टाइल में ग्राउंड में लोगों से कनेक्ट होना ही होना है। सोशल मीडिया आपको हेल्प कर देता है, आप एक टाइम पे बहुत लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। तो पुराने और नए के कम्बिनेशन से ही चलना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ सोशल मीडिया से लाइफ नहीं चल सकती, सिर्फ ग्राउंड से नहीं चल सकती, आपको दोनों को कंबाइन करना है। तो मुझे लगता है कि जो बेस्ट कंबाइन कर लेता है दोनों को, वो अच्छा पॉलिटिशियन है। आजकल डिजिटल एज है, हम डिनाई नहीं कर सकते गजेट्स को हमें साथ लेकर चलना पड़ता है। विपक्ष कहता भी है कि बीजेपी मार्केटिंग में बहुत अव्वल है, उनको पछाड़ पाना बहुत मुश्किल है अगर मार्केटिंग के लेवल पर बात की जाए तो। देखिए, मार्केटिंग प्रोडक्ट की होती है, और मार्केटिंग के प्रोडक्ट में अगर दम ना हो तो मार्केटिंग फेल हो जाती है। आपका प्रोडक्ट अच्छा है, मार्केटिंग भी तभी चलती है, और इतनी लंबी मार्केटिंग थोड़ी ना चल सकती। 2010 से पार्टी वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी बनी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए, इंडिया ने नई विश्व ने माना, 303 सीट पिछली बार दी, इतनी स्टेट्स में गवर्नमेंट बनी। तो मार्केटिंग भी तो तभी चलती है ना जब प्रोडक्ट में दम होता है। तो प्रोडक्ट के साथ मार्केटिंग होना कंपल्सरी। तो आप मानती हैं कि बीजेपी का प्रोडक्ट जो है वो दमदार है? चलिए, तो आगे मैं अगर आपसे सवाल करूं तो मैं ये समझना चाहूँगी कि आज की राजनीति में या फिर पुरानी राजनीति की हो देखें तो कौन ऐसा नेता है जिसे आप रोल मॉडल के तौर पर देखती हैं? ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं पुरुष वर्ग को ही कह रही हूँ, महिलाओं में भी बहुत सारी ऐसी नेत्री नहीं है जिसे आप देखती हैं कि नहीं, ऐसा नेता देश को चाहिए और ऐसे नेता बनने चाहिए। देखिए, मैं पहले टाइम की बात करूं तो सुषमा स्वराज जी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी नेता थी, महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाती। आज अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है वो अपने आप में यूनिक है। उनकी शार्पनेस आप सोच भी नहीं सकते। तो वो एक मिनट में बात समझकर, सुनकर उस पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। बहुत बार तो आपको मिलने की भी जरूरत नहीं होती। तो जो ग्राउंड की रियलिटी है उस रियलिटी को वो समझते हैं और काम कर रहे हैं। और कार्यकर्ताओं को बहुत उनका सपोर्ट है, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना, क्योंकि कोई सैलरी तो किसी को देता नहीं है, अपनी मर्जी से लोग काम करते हैं। तो जिस पार्टी संगठन में आपस में रिस्पेक्ट मिलती है, अपनापन मिलता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज के समय में तो कहूँ तो हमारे वैसे सभी नेता की खासियत है। जैसे अमित शाह जी हैं, वो कभी आपने उनको ग्लैमर में देखा ही नहीं, ग्राउंड पे रहते हैं, मतलब अपना काम, ये चुनाव खत्म हो गया वो अगले की तैयारी शुरू कर देंगे, संगठन को कैसे करना है। राजनाथ जी, वो देहात, किसान अच्छे से समझते हैं। गडकरी जी की बात करूँ, मतलब मैं कहती हूँ कि जिस रोड पर हम चलते हैं। तो विपक्ष में कोई ऐसा नेता नहीं है जो अच्छा काम कर रहा हो, या बीते ऐसे नेता हों जो विपक्ष में रहे हों और जिन्होंने अच्छा काम किया हो? आपने बीजेपी के तमाम लोगों का नाम लिया, लेकिन ऐसे नेता तो विपक्ष में भी रहे होंगे जो आपको लगता होगा कि हाँ, अच्छे रहे होंगे। मनमोहन सिंह जी मुझे एक अच्छे इंसान लगे। उनकी नीति अच्छी थी, उनका सोचने का तरीका देश के लिए अच्छा था। उनकी प्रॉब्लम बस ये रही कि वो अपने हिसाब से चीज़ें कर नहीं पाते थे। लेकिन मैं सोच के हिसाब से देखूं तो मनमोहन जी देश के लिए अच्छा सोचते थे जी। उन्होंने पॉलिटिक्स से रिलेटेड डिसीजन नहीं लिए, क्योंकि 1990 में जब WTO एग्रीमेंट साइन हुआ है तब भी उनका काफ़ी इम्पोर्टेंस रोल था। RBI के गवर्नर थे, तो उस नाते उनका अच्छा था। और नरसिम्हा राव तो एक ज़मीन के नेता थे। अब दिक्कत सिर्फ ये रही कि कांग्रेस ने उनको नहीं पहचाना, तो जनता उनको ज़रूर रिस्पेक्ट से आज भी याद करती है। उनका स्थान भी शायद प्रणब मुखर्जी है, बहुत अच्छे नेता थे, राष्ट्रपति के रोल में उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन शायद कांग्रेस ही उनको वो स्थान नहीं दे पाई जो उन लोगों का स्थान था। अगर परिवारवाद में कांग्रेस नहीं फंसती, सिर्फ राहुल जी और प्रियंका जी पे उन्होंने फोकस नहीं किया होता, तो शायद कांग्रेस आज जहाँ वहाँ पर नहीं होती। क्योंकि जो व्यक्ति काबिल होता है उसको उसका स्थान मिलना चाहिए। कांग्रेस में दिक्कत रही नहीं। इसी पर मैं एक सवाल ये भी जानना चाहूँगी कि आपने राजनीति में आने का कब सोचा? किसको देख के ये प्रेरणा ली कि मुझे राजनीति में जाना है? क्योंकि जैसे हमारी जानकारी है कि आप बहुत पढ़ी लिखी हैं, बहुत आपने क्वालिफिकेशन भी ले रखा है, लेकिन राजनीति और एजुकेशन बिल्कुल अलग अलग धाराएं हैं। बहुत एजुकेशनिस्ट राजनीति को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आपकी पसंद कब चली? राजनीति में मेरा आना एक्सीडेंटल इंसिडेंट है।
क्योंकि संघ परिवार, भाजपा परिवार तो शुरू से समर्थित हम लोग रहे, लेकिन बीच में कुछ ऐसे इश्यूज़ आए जब राम सेतु का मुद्दा आया और कई ऐसी घटनाएं हुई, तो उस समय पर संघ परिवार को और भाजपा को मिलकर काम करना था। कई प्लेटफॉर्म पर होता है, सामाजिक मुद्दों पर भाजपा और सामाजिक मुद्दों पे एक हो जाते हैं। वहाँ काम करते करते पता नहीं कब राजनीति में जाना होगा, कब भाजपा में चलेगी। अगर आप मुझसे सही पूछो तो मुझे कभी खुद ऐसी इच्छा नहीं थी कि मैं राजनीति में जाऊँ। हाँ, सामाजिक और खासकर देशभक्ति के लिए काम करने की। तो शादी से पहले मन बना या शादी के बाद? शादी के बाद। शादी के बाद। बच्चे छोटे थे तो? हाँ, बेटा मैंने 2008 में पटियाला विधानसभा कॉन्टेस्ट की है। मेरा बेटा उस टाइम 4 साल का था। अच्छा। तो उस टाइम मैंने कॉन्टेस्ट किया, बच्चे छोटे थे। लेकिन आपके ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। कहीं ना कहीं सोशल, मैं एजुकेशन को तो नहीं कहूँगी, बस सोशल एक्टिविटी और पॉलिटिक्स बहुत फाइन लाइन होती है इनके बीच में। कहाँ से कब एंटर कर जाता है आपको खुद भी पता नहीं होता है। जी, और ऐसे में बहुत ज़रूरी ये भी सवाल हो जाता है कि आपके जीवन साथी का रोल इसमें बहुत अहम होता है। आपकी जीवन साथी अगर आपके साथ हो तो आप किसी भी मकाम को हासिल कर सकते हैं। और वैसे तो कहते हैं कि किसी भी पुरुष की जो उन्नति होती है उसके पीछे महिला होती है, लेकिन अब महिलाओं की उन्नति के पीछे भी पुरुष होते हैं। आप ऐसे मानती हैं? मेरा मानना है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के पीछे होते हैं। अगर हस्बैंड आगे होते हैं तो वाइफ पीछे होती है। ज़्यादातर पहले हस्बैंड आगे होते थे, तो इसलिए कहा जाता था कि पुरुष के पीछे महिला है। लेकिन महिलाएं भी जहाँ आगे हैं तो उनके घर के पुरुष भी उनके पीछे हैं। तो मुझे लगता है इंडिया का फैमिली सिस्टम ही बेस्ट है। जब जिसको आगे होना था आगे हो जाता है, जिसको पीछे होना होता है बिना दिक्कत के पीछे हो जाते हैं। तो मुझे ये इंडिया की जो हमारी संस्कृति है इसी की खूबसूरती लगती है। यहाँ डिफरेंस नहीं होता फैमिली में, जिसका जो काम है दूसरा पीछे से सपोर्ट करता है। तो वही एक कारण है, और बिना फैमिली सपोर्ट के तो आप कहीं पर भी सक्सेस नहीं हो सकते। सही बात है। अगर राजनीति कमलजीत जी आप नहीं करती तो क्या करती? मैं एजुकेशन में अपना काम कर रही होती, कहीं अच्छे से बच्चों को पढ़ा रही होती, और पढ़ाने का शौक़ है। अभी भी अगर कोई बच्चा मुझे मिल जाता है कहीं पर भी, 10th 11th में होता है, मैं कितनी भी भीड़ में हूँ मैं उनसे बात करती हूँ, कौन सा सब्जेक्ट है, क्या सोचा है, क्या करना चाहते हैं। कई बच्चे बोलते हैं कि हम BA कर रहे हैं, तो मैंने रुक कर बताती हूँ सिर्फ BA नहीं करना है, वोकेशनल कोर्स करना है, कंप्यूटर्स करना है, अकाउंटेंट का कुछ करना है। क्योंकि सिर्फ ग्रेजुएशन होने से कुछ होता नहीं है, वो आप डिग्री जरूर देता है पर जॉब नहीं देता है। तो इसलिए आज भी मेरा एजुकेशन और करियर काउंसलिंग का मेरा शौक़ है। तो इसलिए जब भी मौका मिलता है, भीड़ में भी मिलता है, तो भी मुझे अगर 9th 10th का बच्चा दिखता है तो मुझे रुक कर मुझे पूछने का होता है कि क्या पढ़ रहा है, ये ठीक पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। उस टाइम पे गाइड कर पाती हूँ, 1 मिनट में तो कर देती हूँ, लगता है कि नहीं बाद में तो नंबर देती हूँ, बाद में पूछना क्या करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ, मतलब यंग जनरेशन के साथ इन्वॉल्व होकर उनको गाइड कर रही होती, पढ़ा रही होती। देश के भविष्य को संवारने की पूरी कोशिश हो, चाहे राजनीति के ज़रिए हो चाहे एजुकेशन के ज़रिए हो, ये कमलजीत जी की इच्छा है। और इस बीच मैं चाहूँगी कि इनके जीवन साथी को भी जोड़ लूँ ताकि उनसे भी हम गपशप कर सकें कि किस तरीके से वो इस वक्त चुनाव के दौरान वो उनका साथ दे रहे हैं, किस तरीके से रणनीति तैयार कर रहे हैं, किस तरीके से घर को भी संभाल रहे हैं। तो बात करेंगे उनके लाइफ पार्टनर से। कमलजीत सहरावत जी के लाइफ पार्टनर और उनके साथी राजकुमार सहरावत जी भी हमारे साथ हैं डाइनिंग टेबल पर। और क्योंकि हम राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, उनकी निजी ज़िंदगी की बात कर रहे हैं, तो बिना राजकुमार सहरावत जी के ये पूरी हो भी नहीं सकती है। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। थैंक यू। मैम से हमने बहुत सारी चर्चाएं की हैं, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूँगी कि सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये शादी अरेंज थी, लव मैरिज थी? क्योंकि आपको सारथी मैडम कहती है कि हमारे सारथी हैं ये, तो पहले तो यही बता दें हमें। देखिएगा मैम, हमारी शादी तो अरेंज मैरिज थी, लेकिन हम अपने अरेंज मैरिज को अपने लव मैरिज में बदल दिया था। अच्छा। हमारी शादी में, शादी की ओर हमारी जो सगाई बोलते हैं उसमें 100 डेज़ थे, और उस 100 डेज़ के अंदर हम एक दूसरे से अच्छे से मिले, एक दूसरे को जाना। क्योंकि शादी एक ऐसा रिश्ता होता है कि उसमें एक दूसरे को जानना कि उसकी खासियत क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, नेचर क्या है।
क्योंकि शादी को चलाने के लिए एक अच्छे तरीके से चले, झूठ पे उस पुलिंदे पे ना चले, दिखावटी पे ना चले, तो मैंने एक दूसरे को अच्छे से जाना और जब जान पहचान के पूरा ठोक बजा के एक दूसरे को देखा और उसके बाद जो है कि हम लोगों ने शादी की। हमारी शादी के जो भी हमने कपड़े वगैरह भी एक दूसरे से, एक दूसरे की उसके अंदर क्या चॉइस होती है, कैसा होता है, क्या टेस्ट है, क्या खाने में, क्या कपड़े पहनने में, क्या बोलने के तरीके में, तो तमाम चीज़ों का ख्याल रखते और इसलिए राजनीति में भी तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हैं। जी हाँ, झूठ के पुलिंदे पे किसी प्रकार की हो सकता है कोई बोलने का स्टाइल अच्छा ना हो, खाने का स्टाइल अच्छा ना हो, पहनने का स्टाइल अच्छा ना हो, और एक दूसरे को जान के और अच्छे से जो है। अच्छा सर, एक बात बताएं, बहुत सारे इलाकों में खास करके हरियाणा के क्षेत्र में, या फिर आप ये कहें कि आप लोगों के जो जाट में देखा जाता है कि महिलाओं को इतना राजनीति में बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ावा देते, या फिर जाटों की ही बात ना करें, बहुत सारे इलाकों में ऐसा है कि महिलाओं को राजनीति में आने का मतलब है कि लोग अच्छे तरीके से उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आपके लिए कितना टफ था कि आप अपनी पत्नी को राजनीति में लाएं और फिर उसके बाद उनका सहयोग भी करें? देखिएगा मैम, हमारी फैमिली शुरू से पढ़ी लिखी फैमिली रही है। सही मायने में आप कहो तो हमारी जो फैमिली जो रही है शुरू से ही, एक नारा दिया था शायद प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जय जवान जय किसान। किसान के बेटे भी रहे लेकिन जवान भी। दादाजी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, आज़ाद हिंद फौज सेना में भी मिलके लड़े, और फादर हमारे एयरफोर्स में, चाचा सारे डिफेंस में रहे हैं, तो उन्होंने बाहर की लाइफ देखी सभी ने। दादाजी विदेशों में गए, देश की जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो हमारा शुरू से ही इस चीज़ से ऊपर परे थे। दूसरा मोर ओवर हमारी फैमिली, चाहे कमजद की फैमिली, उस टाइम तो पढ़ाते भी नहीं थे आगे तक। इन्होंने पढ़ाई की, पीजी कॉमर्स टीचर रही, और मैं भी MBA ऑस्ट्रेलिया से करने के लिए गया। तो कभी ऐसा दिमाग में नहीं था कि जब शादी की तो कहते वाइफ लाओगे लाइफ पार्टनर, मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए था इक्वल, कि जो मेरे जैसा हो, कम हो या मुझसे ज़्यादा हो। लेकिन जब शादी की तो पाया कि शी इज़ बेटर दैन मी, मुझसे ज़्यादा हर चीज़ में ज़्यादा थी। ये बड़ी बात है। मुझसे ज़्यादा कैपेबल थी, तो कभी दिमाग में यही चीज़ नहीं आई, और इस फील्ड में देखा एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और नहीं इसी चीज़ में नहीं देखता था। आप मानती हैं इस बात को कि बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि महिलाएं आगे हों और पुरुष पीछे रह के भी देख सकते हैं? नहीं, यही नहीं मैम, आप उठा के देखिएगा कि किसी भी फील्ड में, चाहे 10th का रिजल्ट आ रहा है, 12th का रिजल्ट आ रहा है, कोई भी टेस्ट है, तो उसके अंदर महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। जबकि वो इतनी बंदिशों में होती हैं, उनके घर के काम भी करने पड़ते हैं, बाकी चीज़ें करनी पड़ती है, उसके आफ्टर दैट मतलब भी जो है वो अच्छा स्कोर करती है। सबसे अच्छी बात इनकी क्या लगती है राजनीति में? अगर मैं समझना चाहूँ तो राजनीति के तौर पे कमलजीत सहरावत को आप किस तरीके से देखते हैं? माय गॉड, इनका व्यवहार, इनका नेचर, इनको जो है कि कोई भी चीज़ टैकल करना बहुत अच्छा से कर पाती हैं। आप इनके व्यवहार में जानेंगे तो किसी के साथ भी कभी इसने पक्षपात नहीं किया। जब ये मेयर के रूप में रही, लीडर हाउस ऑफ के रूप में रही, तो आज मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, जो हमारी लोकसभा में जो पार्षद नहीं आते, वो कहीं का भी पार्षद रहा हो, तो जब भी वो कोई किसी काम के लिए अपोजिशन वाले भी, कांग्रेस वाले या आम आदमी वाले भी जाते थे ENC के पास या कमिश्नर के पास, तो कोई काम नहीं करते तो बोलते थे कि भाई काम कर दो, नहीं तो ये मैडम के पास पहुंच जाएंगे। तो वो भी मैडम के नाम का रोब जमाते थे। जब ये मेयर थी तो उसकी फ़ंड की बारी आई तो इन्होंने अपना फ़ंड सभी को इक्वल बांटा। इसकी एक ही सोच थी कि यार हमारी वजह से जनता सफ़र ना करे, तो किसी को भी मतलब की चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आई। और आज भी दावे के साथ कहता हूँ, ठीक है पार्टी में अपना फ़र्ज निभा रहे होंगे, लेकिन दिल से ये सोच रहे होंगे कि हमारी बहन कमलजीत सहरावत हमारे लिए चुनाव। कौन सी बात इनकी अच्छी नहीं लगती आपको? कौन सी बात अच्छी नहीं लगती, क्या बताएं क्या होता है? जो बात अच्छी नहीं लगती वो भी बताएंगे हम। बिल्कुल ठीक बात कहा, क्वेश्चन आपने कहा। क्या होता है, ये खाली जब आती है रात में 12 बजे आती है, 1 बजे आती है, तो बच्चे वहाँ वेट कर रहे होते हैं। चाहे मेरी बेटी ने बिजनेस एनालिस्ट का कोर्स किया, बेटा LLB कर रहा है, वहाँ से फ़ोन आता है, मम्मा इसको पढ़ के हमें पढ़ाना है।
मैं उसको देख के दंग रह जाता हूँ। पूरा का पूरा दिन जो है कि गायब रहती है। अच्छा। और जो हम दोनों, जब दोनों की चेयर एक साथ होती थी और अब हमारी चेयर अलग अलग हो गई हैं तो मन नहीं लगता। और मैं ये चाहता हूँ थोड़ा सा समय मेरे साथ बिताए, और वो नहीं बिता पाती तो वो पल मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते कि भाई मैं भी चाहता हूँ थोड़ा सा मुझे भी मिल जाए मुझे, क्योंकि हम एक दूसरे के इतने यूज टू रहे हैं। हमारे बिजनेस में भी चेयर साथ रही है, शादी होने के बाद किचन में भी हम दोनों इकट्ठे होते थे कि मतलब मुझे खाना बनाने में बहुत अच्छा आता है। ये रोटी जो है कि बेल रही है तो मैं सेक रहा हूँ, अच्छा। ये सब्जी कर रहे हैं। तो जब वो साथ कम हो पाता है तो बहुत महसूस होता है उस टाइम पे कि कमी खल रही होती है मुझे। लाइफ पार्टनर का एग्जाम्पल यही है जी हाँ। कि साथ साथ चलना। तो उस टाइम पे जो है जी। मुझे कमी खलती है। जी, अंतिम कि- सवाल मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि अब लोकसभा के प्रत्याशी हो, जिस तरीके से ये मेहनत कर रही हैं, ऐसे में तमाम लोग शुभकामनाएं भी दे रहे होंगे कि ये जंग वो जीत जाए। आप कैसे इसको देख रहे हैं? और जब इनको टिकट मिला उस वक्त आपका रिएक्शन? आप भावुक भी हो रहे हैं? भावुक बहुत कम लोग होते हैं, पति तो खासकर बहुत कम ही भावुक होते हैं, लेकिन ये भावुक हो रहे हैं। क्या रिएक्शन था सर आपका किस चीज़ में? जब इनको वो टिकट मिला? देखिए कि मेरा सपना था कि ये कुछ बने, और जब सपना पूरा होता है दिखाई दे रहा है। क्योंकि मोदी जी ने, वो कहते हैं अंत्योदय जो लास्ट में खड़ा है उसको वो देखते हैं। ना ही हमारी हिम्मत थी, ना ही हमारी औकात थी कि हम जाके कहीं टिकट मांगे। चुपचाप अपना काम करते थे, काम करते रहे। हमें नहीं पता कि कब, लेकिन मन में एक विश्वास था कि एक दिन चुपचाप अपना काम करते रहें कभी ना कभी। क्योंकि 2008 में विधानसभा चुनाव लड़े, टाइम हमें कम मिला था, थोड़ी सी वोटों से रह गई। पुराना प्रत्याशी था, 35 किलोमीटर लंबी सब वो थी, कवर नहीं कर पाए। वो पैसे में बहुत ज़्यादा था, वो सूरज धाम दिया थे, तो हम उसमें मात खा गए। और उस दिन से आज तक हम मेहनत बराबर लगे रहे। कभी तो कोई सुनेगा। और वही बात आती है कि मोदी जी हमें भगवान के रूप में जो कि मिले, और जो उन्होंने हमारी वो देखी मेहनत। क्योंकि मैडम के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर, हमारी एक कहावत है वहाँ पे, हर पार्टी में हर शीर्ष नेतृत्व को मालूम है, हमारे बड़े शीर्ष नेतृत्व को छोड़कर किसी भी स्टेट में कि 1 गेट 1 फ्री। ये फ्री वाला हस्बैंड जो इनको मिला हुआ है, इसकी मैनेजमेंट को भी देखता रहा है। चाहे कोई भी स्टेट हुआ, चाहे हम आनंदीबेन की सीट पे वहाँ पे रहे, तो कहीं पे भी, किसी भी अमृतसर में कहीं पे भी, तो हम हमेशा मिलके साथ चले। और पूरा का पूरा इनका शुरू से मेरे लिए कोई ये नहीं है, समिति चुनाव से लेकर ऊपर तक का कोई चुनाव हुआ या किसी भी चीज़ का मुझे जो कि पॉलिटिक्स में नहीं पता। हाँ, जब ये मेयर बनी तो मैं 5-6 साल में बैक मार गया कि भाई अब देखिएगा, अब मैं इनके ऑफिसरों से नहीं मिलूंगा, या मैं अब ऊपर नीचे नहीं जाऊंगा, अब आप खुद संभालिए। जब तक संगठन में थे, धरनों में थे, प्रदर्शन में था, तो चाहे भीड़ लेके जाना हुआ, हमने एक एक वर्ड से वीडियो फिल्म बना के 5,000 की भीड़ भरी है। मैडम, मायने रखता है कि विधानसभा से 5,000 भरना, जिले से 5,000 भरना, बाकायदा 100 बसें करके वीडियो फिल्म बना के ज़मीन से जोड़े। और कभी भी किसी कार्यकर्ता, क्योंकि मेरे कार्यकर्ता नहीं ऐसे नहीं होते, मेरे साथी होते, मेरे भाई होते, मेरे बंधु होते हैं। चाहे किसी के घर पे टीन छप्पर पड़ा है तो मेरे सोफे पे आके लेटते थे, मेरे स्टूडेंट से बोलते चंदा क्या बनाया अपने खाने में। तो मैंने दोस्त बनाया, मैंने भाई बनाया, मैंने वो चीज़ बनाई, मैं दिल से रिश्ता जोड़ा। और जीवन साथी को आपने एक तरीके से कहे तो कदम कदम पर हर तरीके का हौसला दिया है। और ऐसे में हम उम्मीद भी कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये लगी हुई हैं, ऐसे में उनको जीत हासिल भी हो, ये शुभकामनाएं हमारी। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैम, तवे पे रोटी सेकना तो फिर भी आसान है, लेकिन राजनीतिक रोटी सेकना इतना आसान नहीं है। विपक्ष भी सेकता है, पक्ष भी सेकता है, और ऐसे में चुनाव है, कितना मुश्किल लग रहा है। कोई काम नहीं है मुश्किल जब किया इरादा पक्का। तो पक्का इरादा है। मोदी जी की गाइडलाइंस में जो देश में आज काम हो रहा है, उस काम को आगे बढ़ाने के लिए दम लगाकर काम करेंगे। और ज़िंदगी में आसान तो कुछ भी नहीं होता है। गोल रोटी बन रही है, इससे हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि राजनीति में भी आप इसी तरीके से पारंगत हैं, और ऐसे ही आप मकाम भी हासिल करेंगी। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली की राजनीति दिखाई पड़ रही है, और अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने के बाद से जिस तरीके से विपक्ष हावी हुआ है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर है, ये कितना बड़ा डेंट डाल सकता है? देखिए, जो भी दिल्ली की जनता है वो इस बात को समझती है कि जब एक्साइज पॉलिसी में काम हुआ है
तो एक्साइज पॉलिसी को किस तरह से चेंज किया गया है, और एक्साइज पॉलिसी में जो कमीशन है, जो लेन देन हुआ है, उसके अप्रूवर भी उन्हीं के लोग बने हैं, जो सरकारी अप्रूवर बने हैं। तो आज जब उनको ईडी के 9 सम्मन भेजे गए, दिल्ली में रहते हुए भी उन्होंने सम्मनों को अटेंड नहीं किया, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में है कि अगर आप क्लीन थे, जाकर जवाब दे देते ना, क्या दिक्कत वाली बात थी। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप IRS हैं, तो आपको नोटिस की एक लीगल पता है कि इसको जवाब देना होता है। आप ठीक है, गलत है, बात की बात थी, तो आपने तो कानून का मजाक उड़ाया, आप वहाँ पर पहुँचे ही नहीं। तो दिल्ली की जनता को ये पता है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई, आपको देखिए कोई भी सड़क पर नहीं था। अब तो उनके विधायकों और निगम पार्षदों में प्रेशर है कि आपको लोगों को लेकर आना है, तो इसलिए वो लेकर जा रहे हैं। दिल्ली की जनता में इसके लिए यही है कि उन्होंने ऐसा किया है, इसलिए वो इसको भुगत रहे हैं। तो दिल्ली की जनता इस मुद्दे पर बिल्कुल क्लियर है। चलिए, क्लियर है और नेता भी क्लियर है, इरादे भी पक्के हैं। ये और बात है कि जनता किसे अपना वोट करेगी वो समय के साथ साफ होगा, लेकिन ये तो तय है कि इस वक्त तमाम नेता पुरजोर तरीके से ग्राउंड वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन कलिकांत झा के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24।